बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूं। मुल्की सियासत से लेकर शहरी सिंध और कराची के हालात व वाक़यात पर बात करेंगे। बानी एमक्यूएम का अब से चंद घंटे कबल एक ट्वीट आया है। हैरत अंगेज़ तौर पर क्या हादसाती जो हालात पैदा हुए हैं उसकी वजह से, या फिर कोई स्ट्रैटेजी है, या कहीं मामलात हैं, वही मौक़िफ़ है जो कि पीडीएम का मौक़िफ़ है। क्या मामला है? एक तरफ बानी एमक्यूएम का बयान है, इमरान खान के ख़िलाफ़ दो बड़ी बुरी ख़बरें आई हैं। जनरल फैज़ हमीद के भाई हैं, उनके ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी शुरू हुई है। क्या हाथ जनरल फैज़ हमीद तक पहुँचेंगे? और फिर क्या माइनस इमरान खान फार्मूले पर जो अमल दरामद है, यहीं से उसका आगाज़ होगा? इसके साथ ही एक और अहम मामला ये कि अगर इलेक्शन नहीं तो असल जो मनसूबा साज हैं उनकी मेज़ पर दूसरा ऑप्शन कौन सा मौजूद है। लेकिन इन तमाम तर मौज़ूआत पर आने से पहले एक अहम ख़बर है। कुछ हालात व वाक़यात आपसे शेयर करना है जो कि शेयर नहीं किए जा रहे। जी हाँ, बंस रोड गार्डन सीनियर कारकुन हैं एमक्यूएम के मोहम्मद हमीद साहब। इनका इंतकाल हुआ दौरान अस्सीरी। एमक्यूएम लंदन ने मज़म्मत कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान की क़यादत ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत कर ली। एक बयान आ गया, गहरे रंज व गम का इजहार किया गया खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से। लेकिन क्या ये महज इंतकाल है? मोहम्मद हमीद साहब कौन से केस में नामज़द थे, गिरफ़्तार हुए? और क्या मेरी उनके साहबजादे मोहम्मद फैज़ान से बात हुई है काफ़ी तफसील के साथ? क्या उनकी मौत का वक्त आन पहुंचा था या उनकी मौत को लाया गया जानबूझकर? वो हालात व वाक़यात जो जेल के अंदर रूनुमा हुए वो जानते हैं या उनकी फैमिली जानती है? शायद मेरा ख़्याल है जिस तंजीम से वो वाबस्ता थे शायद उनको भी अदराक नहीं कि हुआ क्या है। क्या ये सिस्टम का मर्डर है? क्या तबई मौत आई है मोहम्मद हमीद साहब को, या सिस्टम ने उनको कबल अज़ वक्त मरने पर मजबूर किया है? इंतहाई हौलनाक, दर्दनाक किस्म की एक कहानी है जो फैज़ान से बात मेरी हुई है आज सुबह। एक नहीं बल्कि 2 मरतबा हुई है मुख्तलिफ़ हवालों से। मैं आपको सबसे पहले उन तफसीलात से आगाह करूँगा। एक तरफ तो बानी एमक्यूएम है और एमक्यूएम लंदन है, उसकी तरफ से तो मज़म्मत आई है। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ओन करती है अब तमाम तर असीरान को, ठीक है, बहादराबाद। लेकिन उनकी तरफ से क्या बयान आया है, और फिर मैं आपको हकीकत बयान करूंगा कि हमीद साहब के साथ हुआ क्या है जिसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ है, और ये इंतकाल है या मर्डर है। फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि हकीकत क्या है। एमक्यूएम पाकिस्तान ने प्रेस रिलीज़ जारी की है। उस प्रेस रिलीज़ में लिखा गया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बंस रोड टाउन के सीनियर कारकुन हमीद की असीरी के दौरान इंतकाल पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने एक ताज़ियती बयान में हमीद के अहल खाना से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए इन्हें सब्र की तलकीन की और कहा कि दुख की इस घड़ी में एमक्यूएम पाकिस्तान आपके गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमीद तहरीक के सीनियर कारकुन थे जो पिछले 8 साल से सेंट्रल जेल में असीर थे और इस दौरान असीरी अलालत के बाद सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। लेकिन मैं आपको इसकी तफसीलात बताऊँगा। इसी दौरान इंतकाल कर गए। उनकी तहरीक के लिए की जाने वाली खदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम हमीद की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और लवाहिकीन को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत अता फ़रमाए, आमीन। दरिया असना उनकी नमाज जनाजा और तदफीन में राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनियर कैफुल वरा साहब, अरकान राब्ता कमेटी किश्व ज़हरा, जाहिद मंसूरी, हफीज़ुद्दीन इंचार्ज और अरकान CIC बंस रोड टाउन के ज़िम्मेदारान और कारकुनान समेत मरहूम के अज़ीज़ व अक़ारिब ने शिरकत की। अब आ जाइए उस हकीकत की तरफ कि हमीद साहब कब कैसे गिरफ़्तार हुए और इन दिनों किस अज़ियत से वो और उनकी फ़ैमिली गुज़र रही थी। और गवर्नर साहब सहरी कर रहे हैं, अफ्तारी कर रहे हैं। किसके कोटे पर आए हैं, किसके टिकट पर आए हैं? एमक्यूएम पाकिस्तान के। हमीद साहब के बेटे हैं मोहम्मद फैज़ान। इनसे जो मेरी बात हुई, इन्होंने कुछ तफसीलात बताई और कुछ कोर्ट से मिली। जो कोर्ट से मिली मैं आपको रख देता हूँ आपके सामने। आमिर मंसूर कुरैशी साहब हैं, इनके वालिद मोहतरम थे मंसूब अली कुरैशी साहब, मंसूब अली कुरैशी। इनके मर्डर का एक केस दर्ज हुआ था 2001 में।
मोहम्मद हमीद साहब गिरफ़्तार हुए हैं 2015 में। 2019 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनको सुनाई है उम्र कैद। 2021 में जो सिंध हाई कोर्ट ने इस सज़ा को मुअत्तल कर दिया और कहा कि इस केस की अपील को सुना जाएगा जो कि मोहम्मद हमीद साहब की जानिब से दायर की गई थी। 2022 अक्टूबर से लेकर उनकी एक ज़मानत की दरख्वास्त ज़ेर समाअत थी और वो थी तिब्बी बुनियादों पर, और जिसमें उनके वकील ने कहा था कि मोहम्मद हमीद की ये कंडीशन नहीं है कि वो जेल में सर्वाइव कर सकें, लिहाजा उन्हें तिब्बी बुनियादों पर जेल से बाहर इलाज के लिए मुंतकिल किया जाए हस्पताल के लिए। आम तौर पे 15 दिन में एक मेडिकल बोर्ड बनता है। वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि जिस शख्स के बारे में, जिस मुलजिम के बारे में ये आई है ज़मानत, कि क्या वाकई उसको तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत दी जानी चाहिए, और वो रिपोर्ट बना के अदालत जाती है। अदालत में वो फ़ैसला होता है कि वाकई तिब्बी बुनियादों पर, मेडिकल बुनियादों के ऊपर ज़मानत बनती है या नहीं। 3 माह तक, मोहम्मद फैज़ान के मुताबिक 3 माह तक वो एड़ियाँ रगड़ते रहे मेडिकल बोर्ड के कुछ हुक्काम की, पुलिस की, इंतज़ामिया की, कि मेडिकल बोर्ड बनाया जाए वरना उनके वालिद हस्पताल में इंतकाल कर जाएंगे, शदीद बीमार थे। 3 माह के बाद मेडिकल बोर्ड बना। मेडिकल बोर्ड 4 मरतबा उसकी रिपोर्ट बनी, ठीक है, और जिसने ये सिफारिश की कि इनको फ़ौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया जाए। लेकिन वो रिपोर्ट बनती गई, लेकिन डेट्स निकल गई, तारीख़ें आती गईं, वो रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा नहीं हुई। ये वजह है जिसकी वजह से मोहम्मद हमीद साहब की जो है वो तिब्बी बुनियादों के ऊपर ज़मानत थी, उस पर फ़ैसला ही नहीं हुआ। और जब उनकी हालत बिगड़ी है, जी हाँ, जब उनकी हालत शदीद बिगड़ी है और ये लगा है इंतज़ामिया को, अस्पताल को, कि अब नहीं बचेंगे, तो लाया गया उनको सिविल अस्पताल में, और अगले चंद घंटों के बाद, एक दिन के अंदर अंदर ही उनका सिविल अस्पताल में इंतकाल हो गया। ये वो हकीकत है, यानी कि जानबूझकर मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया, और जब मेडिकल बोर्ड बनाया गया, उसकी सिफारिश के ऊपर रिपोर्ट तैयार हुई, तो वो अदालत में जानबूझ के पेश नहीं की गई। ये है वो हक़ाइक़ जो मोहम्मद फैज़ान ने आज सुबह ही मुझे तफ़सीलात बताई हैं इसकी, कि इसके पीछे उनकी जो मौत है वो इतनी सादा मौत नहीं है कि आप ये कह लीजिए कि वक्त आ गया था और शायद वो तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाया गया उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए, शायद ऐसी हकीकत नहीं है। लेकिन उसी तंजीम से गवर्नर साहब हैं जो सहरी भी कर रहे हैं, अफ्तारी भी कर रहे हैं, खिदमत खल कर रहे हैं, लेकिन शायद जिन लोगों के साथ वो अफ्तारी कर रहे हैं वो ख़ुद अपने घरों पे कर सकते हैं और शायद वो दूसरों को भी करवा सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि मीडिया में आने का एक सबसे बड़ा, कह लीजिए कि तरीक़ाकार होता है कि किस तरीके से मीडिया में रहा जाए। वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और एमकेएम के प्लेटफॉर्म से कर रहे हैं। अब ये एक अहम सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ कि आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि ये क्या है, किसकी ज़िम्मेदारी थी, क्या उसने वो ज़िम्मेदारी अदा की? मैं कतई तौर के ऊपर मर्डर केस के मेरिट के ऊपर बात नहीं कर रहा। मोहम्मद फैज़ान के मुताबिक उनके वालिद को मंसूब अली कुरैशी साहब के मर्डर में झूठे केस में फंसाया गया। केस के मेरिट में मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल कर दी, तो इसका मतलब ये है कि वो मासूम थे उस वक्त तक जब उनका इंतकाल हुआ। सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक केस चलता, उनकी सज़ा बरकरार रहती नहीं रहती, उम्र कैद होती, वो बात की बात है, लेकिन एक इंसान की ज़िंदगी मेरे ख्याल बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि उसको कम से कम सज़ा जब तक नहीं होती, फांसी नहीं होती, उस वक्त तक उसकी सेहत का ख़्याल रखा जाए। ये आलमी कवानीन भी कहते हैं। लेकिन मोहम्मद हमीद साहब के साथ क्या हुआ है, शायद मेरा ख़्याल है आप बेहतर तौर पे अब राय रख सकेंगे जब आपके सामने ये हकीकत खुली है। चलें बात कर लेते हैं और ख़बरों के ऊपर भी। करप्शन केस खुला है जनरल फैज़ हमीद साहब के भाई के ख़िलाफ़। जी हाँ, और क्या ये माइनस इमरान खान फार्मूला है, उसकी तरफ ले जाता है? तफसीलात मुख्तसर सी शेयर कर देता हूँ आपके सामने। इनके भाई हैं जी नजफ़ हमीद साहब, साबिक डीजी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, इनके भाई हैं नजफ़ हमीद साहब। एंटी करप्शन ने जो कह लीजिए कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और चकवाल को ख़तूत लिखे हैं और ये कहा है कि जी हमें इनके ज़ेरे मलकियत ज़मीनों का रिकॉर्ड दिया जाए, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ हमें कुछ शवाहिद मिले हैं कि जी साल 2000 कह लीजिए 23 फरवरी को ये नायब तहसीलदार के ओहदे से मुअत्तल इनको किया गया,
जनरल फैज़ हमीद साहब के भाई हैं और इनको मुअत्तल किया जा रहा है नायब तहसीलदार के ओहदे से। और इनके ख़िलाफ़ इन्हें शक है कि इन्होंने आमदन से ज़ायद असासे बनाए हैं। ये तो एक अहम ख़बर है, सिंपल सी लगती है लेकिन ये सिंपल है नहीं। कहा जाता है कि इसी के जो मामलात हैं वो शायद जुड़े हैं माइनस इमरान ख़ान से। इमरान ख़ान के लिए एक और बुरी ख़बर ये है, इद्दत का पीरियड। जी हाँ, उनके ख़िलाफ़ एक इस्लामाबाद के अंदर भी केस आ गया है और ये इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में शहरी मोहम्मद हनीफ़ हैं। अब ये शहरी होगा, सिविलियन होगा, कौन होगा, आप बेहतर तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी दरख्वास्त है 496 सेक्शन के तहत और उसने कहा है कि जी इद्दत मुकम्मल नहीं थी, इमरान ख़ान को नाअहल करार दिया जाए। दूसरी तरफ इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तोशा खाना केस भी तैयार है, शवाहिद भी आने वाले हैं और तफसीलात भी ज़ाहिर है कि उसकी रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। एक अहम मामला ये है कि जी अगर बलदियाती ये जो ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो मुअत्तल हुआ, फिर उसके बाद असम्बली तोड़ी गई, असम्बली तोड़ी के बाद फिर अब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ गया है कि जी पंजाब असम्बली के अंदर 14 मई तक इलेक्शन कराए जाएँ। कैबिनेट ने कह दिया कि इलेक्शन नहीं करा रहे और ये कैबिनेट ने अस खुद कहा है, ज़राए कहते हैं कि अस खुद नहीं कहा, कहीं और से भी इशारे हैं कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए क्योंकि इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी को तोड़ना है, ये कम से कम उनको नाअहल करार देना है इंतखाबात से कबल। दूसरा, खुद मैंने जैसे कल बताया था, दूसरा ऑप्शन ये दिया जा रहा है उन हलकों की जानिब से भी और हुकूमत को भी कि शहबाज शरीफ साहब ख़त्म कर दें, रिज़ाइन दें, असम्बली तहलील हो, निगरान सेटअप आ जाए और फिर उसके बाद एक लंबा पीरियड हो और एक नई एक्सरसाइज होगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से भी बच जाएगी ये गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन, क्यों कहा जाएगा कि जी चूँकि अब तो निगरान सेटअप आ गया है और निगरान सेटअप के बाद तो पूरे मुल्क के अंदर एक साथ इलेक्शन होने हैं, तो फिर अब वो निगरान सेटअप आएगा, वो फिर 90 दिन के बाद इलेक्शन होंगे, प्रोसेस होगा, सारा की सारा प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से अक्टूबर गुजर जाएगी और इसी अक्टूबर के अंदर इमरान खान को नाअहल करार दे दिया जाएगा। ये चीज़ समझ में आने वाली भी है और ये चीज़ बताई जा रही है कि इसी तरीके से आ रही है। PDM का ये मौक़िफ़ है कि जी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं मानते। बानी MQM ने भी ये कह दिया है। बानी MQM का ट्वीट क्या है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जी। बानी MQM ने कहा है कि जी 4 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले को हुकूमत में शामिल तमाम जमातों ने मुस्तरद करते हुए कहा कि अक़लियती फ़ैसले को अक्सरियती फ़ैसले पर हावी नहीं होने दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म समेत PDM की तमाम जमातें बशमूल जमातें साबका मशरक़ी पाकिस्तान के अवामी अक्सरियती फ़ैसले को कबूल करने से इनकारी थी। बिलाखिर साबका मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करके मुल्क तोड़ा गया। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ हैं, इन सब ने भी एक ही मौक़िफ़ अख्तियार किया है। तो अब बानी MQM भी ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने ये मुतालबा किया है कि लिहाजा PDM को ये मुतालबा करना चाहिए कि अक्सरियती फ़ैसला देने वाले जजों को अलहदा करके एक नई सुप्रीम कोर्ट तश्कील दे दी जाए और अक़लियती फ़ैसला देने वाले जजों के ग्रुप की एक अलग सुप्रीम कोर्ट बना दी जाए। अगर मेरी राय से PDM या तहरीक इंसाफ वालों को इख्तलाफ है तो शराफत, अमानत, दयानत और इंसानियत के तकाज़े के मुताबिक हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ मिलकर मुतालबा करें कि हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जल्द अज जल्द अवामी सतह पर मंज़र आम पर लाई जाए। तो बानी MQM कह रहे हैं कि 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बना दी जाएँ। ये हैं जी तफसीलात, कुछ आज की अपडेट्स हैं। कल बानी MQM प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जा रही है। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर तहरीर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक करंट अफेयर्स विद बिलाल फेसबुक पेज लाइक फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़।